क्या कोई भी इंसान किसी देश के कानून से बड़ा हो सकता है? क्या पैसा इतना ताकतवर हो सकता है किसी को भी कानून की पहुंच से बाहर कर दे? आज एक ऐसे ही इंसान के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन, एक अय्याश अरबपति जो कि हैंड्स डाउन दुनिया का सबसे अमीर पेडोफाइल था, जिसके पास अमेरिका और यूरोप के हर बड़े शहर में एक बंगला था, जिसका खुद का एक प्राइवेट आइलैंड था जिसे लोग सेक्स आइलैंड, ऑर्जी आइलैंड, पेडोफाइल आइलैंड और एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानते थे। उसका यह आइलैंड कैरेबियन सी में स्थित यूएस वर्जिन आइलैंड्स पर था। उसके पास 2 प्राइवेट जहाज थे, जिनमें से एक फेमस लोलिता एक्सप्रेस था। इस हवाई जहाज में 200 से ज़्यादा लोगों के बैठने की जगह थी और एप्स्टीन इसी प्लेन में अपने दोस्तों के साथ इन छोटी लड़कियों को लेकर पूरी दुनिया के अलग अलग शहरों में घूमता था। एप्स्टीन की कहानी शुरू होती है 20 जनवरी 1953, जब ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुआ। एप्स्टीन गणित में अच्छा था, इसलिए उसने कोपा यूनियन और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से गणित और फिजिक्स की पढ़ाई की, पर अपनी डिग्री दोनों जगह ही पूरी नहीं कर पाया। उसके बाद उसने न्यूयॉर्क के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में से एक दी डल्टन स्कूल में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाना शुरू किए। उस स्कूल में बच्चों के साथ उसका व्यवहार उचित नहीं था और एक लड़की ने उसके खिलाफ मोलेस्टेशन की शिकायत की, जिस पर उसे स्कूल से निकाल दिया गया और कारण बताया गया पुअर परफॉर्मेंस का। तो एक आदमी एक स्कूल से निकाले गए बदचलन टीचर से अय्याश अरबपति कैसे बन गया? डल्टन स्कूल में सब अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे। उनमें से कुछ बच्चों को एप्स्टीन ट्यूशन देता था। उनमें से एक बच्चा था एस ग्रीनबर्ग का, जो कि एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में सीनियर पार्टनर और एक ट्रेडर के पद पर काम करता था। उसी ने एप्स्टीन को बियर स्टर्न्स नाम की फर्म में 1970 में जूनियर असिस्टेंट के पद पर नौकरी दिलवाई। बियर स्टर्न को हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती थी जिनके पास दिमाग हो, पैसा ना हो, पर पैसा कमाने की भूख पूरी हो, और एप्स्टीन में उनको वैसा ही एक इंसान मिल भी गया और 10 साल के समय में एप्स्टीन जूनियर असिस्टेंट से सीनियर पार्टनर के पद तक पहुंच गया। एप्स्टीन इस वक्त तक काफ़ी जान पहचान बना चुका था और काफ़ी बड़े लोग उसके संपर्क में आ चुके थे। 1981 में एप्स्टीन ने नौकरी छोड़ अपनी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी शुरू की, जिसका नाम था जे एप्स्टीन एंड कंपनी। पर एप्स्टीन की ये कंपनी बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से अलग थी। इस कंपनी के साथ काम करने के लिए उनके कस्टमर्स की नेटवर्थ कम से कम $1 बिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं इस आदमी के कांडों की। एप्स्टीन एक अय्याश आदमी था जिसे 18 साल से कम उम्र की लड़कियां पसंद थी और उसका ये छोटी लड़कियों का ऑब्सेशन 20 से 25 साल तक चलता रहा। इस बीच बहुत सी लड़कियों ने और उनके परिवारों ने पुलिस को शिकायत की, पर उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। मारिया वर्मा नाम की एक पेंटर थी जिसकी पेंटिंग्स एप्स्टीन को काफ़ी पसंद आती थी। वो उससे अपने घर बुलाता था और पेंटिंग्स बनवाता था। एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड जिसलेन मैक्सवेल मारिया के साथ पार्क में जाती थी और वहाँ छोटी लड़कियों को अपना कार्ड देती थी और उन्हें अपने घर बुलाती थी। एप्स्टीन और जिसलेन उन लड़कियों को बताया जाता था कि विक्टोरिया सीक्रेट नाम की कंपनी उसकी फर्म की कस्टमर है और ये दोनों उनको नए मॉडल्स भी देते हैं। एक दिन एप्स्टीन एंड जिसलेन ने मारिया को घर बुलाया और उन दोनों ने मिलकर मारिया को मोलेस्ट किया और उसके साथ थ्रीसम किया। ये सब होने के बाद मारिया को एकदम से समझ आया कि उसकी छोटी बहन जिसका नाम एनी है वो भी इनके घर आती है, कहीं उसके साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ। मारिया एनी से जब पूछती है, एनी ने बताया कि एप्स्टीन और जिसलेन ने मिलकर एनी को भी मोलेस्ट किया है। 1996 में मारिया पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सब बताती है, पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती, बल्कि जिसलेन मारिया को फ़ोन करके धमकाती है और बोलती है कि तेरे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, तेरा घर जला दिया जाएगा और रास्ते में चलते हुए ध्यान से चलना, कहीं कोई गाड़ी तुझे उड़ा ना दे या कहीं से कोई गोली तेरे सर में आकर ना लग जाए। यह सब सुनकर मारिया डर गई और न्यूयॉर्क सिटी छोड़ अपनी बहन के साथ किसी दूसरे शहर चली गई। ये सब बेधड़क बेरोक टोक चलता रहा। एप्स्टीन की फ्रेंड लिस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंट लोगों से भरी हुई थी। उसके दोस्तों की लिस्ट में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, इंग्लैंड की रॉयल फैमिली मेंबर प्रिंस एंड्रयू और नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट मरे गुलमैन भी थे। एप्स्टीन की ये सारी हरकतें 2005 तक बेरोक टोक चलती रही। फिर 2005 में
14 साल की लड़की जिसने अपने माता पिता को एप्स्टीन की हरकतों के बारे में बताया, और उस लड़की के माता पिता ने एक वकील जिसका नाम स्पेंसर कोवेन, उसकी मदद से रिपोर्ट दर्ज करवाई। FBI ने जब इस 14 साल की बच्ची से पूछताछ की तब उसने उन्हें बताया कि उसे वहां 2 लड़कियां लेकर गई थी, और उन 2 लड़कियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने भी यही बोला कि उनको भी वहां 2 लड़कियां लेकर गई थी। एप्स्टीन ने पूरा अपना एक जाल फैला रखा था जहां से उसे लड़कियां मिलती रहती थी। 14 साल की एक लड़की जिसका नाम कॉर्टनी वाइट है, उसने बताया कि जब वो 14 साल की थी तब उसे वहां एक दूसरी 14 साल की लड़की लेकर गई थी। उसे बोला गया था कि वह वहां उस आदमी को मसाज देगी और वो मसाज करने के उसे $200 मिलेंगे। किसी भी 14 साल की बच्ची के लिए उस समय $200 एक बड़ी रकम थी। उस समय एप्स्टीन की उम्र 48 साल थी। एप्स्टीन उन लड़कियों को बुलाता था और उनको बोलता था कि तुम जितनी लड़कियां लाओगे तुम्हें उतना ही पैसा मिलेगा। कॉर्टनी ने कन्फेस किया कि उसने खुद ने 50 के करीब लड़कियां एप्स्टीन के पास भेजी थी और उन सब की उम्र 12 से 16 के बीच थी। 2005 में पुलिस ने एप्स्टीन के फ्लोरिडा वाले घर पर रेड की और उसी दिन 40 लड़कियों के बयान लिए गए, जिसमें सब लड़कियों ने एक ही बात बोली कि उन्हें मसाज के लिए बुलाया जाता था और फिर उनके साथ सेक्स किया जाता था। घर में तलाशी के दौरान मैसेज बोर्ड्स मिले जिनमें लड़कियों की उम्र अलग तरह से लिखी हुई थी। वहां पर पुलिस को फ्लाइट लॉग्स मिले जिनमें उन लड़कियों की डिटेल्स थी जिन्हें वह अपने साथ अलग अलग शहरों में लेकर घूमता था। जब इतनी कंप्लेंट्स आई उस पर केस चला तो उसने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 5th अमेंडमेंट का यूज़ किया। 5th अमेंडमेंट यूएस सिटीजन्स को राइट देता है कि कोई भी यूएस का व्यक्ति को उसके खिलाफ बयान देने पर मजबूर नहीं कर सकता। इसी बीच एप्स्टीन के सारे रसूखदार दोस्तों ने मिलकर सारी गलतियां सिस्टम और उन लड़कियों की फैमिली पर डालना शुरू कर दिया। एप्स्टीन के पास इतना पैसा था और उसने अपने पैसे के दम पर लॉयर्स की पूरी एक फौज खड़ी कर दी थी और उन लॉयर्स ने उन लड़कियों की फैमिली को ही फंसाना शुरू कर दिया था। जब बात बढ़ती दिखी तो एप्स्टीन ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गुनाह न मानकर एक छोटा गुनाह कबूल किया जो कि सॉलिसिटिंग एन माइनर फॉर प्रोस्टिट्यूशन था। यह गुनाह मानकर उसने उन सब छोटी बच्चियों को प्रोस्टिट्यूट साबित कर दिया था। अब अथॉरिटीज के पास सबूत थे और उन्हें झक मरा कर कोई ना कोई एक्शन लेना था। जहां किसी भी एक नॉर्मल इंसान को इन चार्जेस पर उम्र कैद की सजा मिलती, वहां एप्स्टीन को 18 महीने की सजा मिली। उसमें भी उसे किसी कारागार में नहीं बल्कि पाम काउंटी की जेल में रखा गया, जहां उसे दिन में 12 घंटे और हफ्ते में 6 दिन बाहर रहने की अनुमति थी और फिर दिनों को 6 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया। एप्स्टीन को जेल के प्राइवेट विंग में रखा जाता था जहां उसे सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। उसके साथ उसके प्राइवेट बॉडीगार्ड्स 24 घंटे उसके साथ रहते थे। उसे सुबह लेने के लिए एक लिमोजीन और ड्राइवर आते थे जो उसे लेकर उसके डाउनटाउन पाम बीच के ऑफिस लेकर जाते थे। वहां भी उसने 2 बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन किया। उसने उन लड़कियों को न्यूयॉर्क से बुलवाया था। ना तो इन बच्चियों को ना किसी भी बच्ची या उनके परिवार को जस्टिस कभी मिला। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा ने एप्स्टीन को एक सीक्रेट प्ली डील ऑफर की जिसमें क्या था आज तक किसी को नहीं पता, पर एप्स्टीन और एप्स्टीन के साथ जितने भी इस केस में इन्वॉल्व थे उन सब के हर गुनाह माफ कर दिए गए, वो भी सिर्फ 13 महीनों। और इस डील की खबर ना तो किसी विक्टिम को या उनके परिवार को दी गई। उसके साथ को कॉन्स्पिरेटर्स उसकी गर्लफ्रेंड जिसलेन मैक्सवेल, जिसके पिता रॉबर्ट मैक्सवेल यूके में एक पॉलिटिशियन, एक जासूस और एक अय्याश था, जिसकी मौत एक संदेहजनक हालत में हुई थी। बोला जाता है कि जब वह अपनी यॉट पर था तब उसे हार्ट अटैक आया और वो पानी में गिर के मर गया। बहुत लोग इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं। उसके पिता की मौत के बाद गिस्लेन मैनहट्टन में अपने बॉयफ्रेंड एप्स्टीन के साथ शिफ्ट हो गई और वो उसके इस घिनौने काम में उसका पूरा साथ देती। वो एप्स्टीन के लिए लड़कियां लाती थी और उसके साथ मिलकर उन लड़कियों को मोलेस्ट करती थी। ये सब 2018 तक चलता रहा, लेकिन फिर वापस से धीरे धीरे एप्स्टीन के खिलाफ आवाज़ उठने लगी और लोग उसके अगेंस्ट आकर खड़े होने लगे। जहाँ कॉर्टनी वाइट जैसी बहुत सी लड़कियां अपने हक के लिए लड़ रही थी और सरकार और लॉ इस सब को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। एप्स्टीन के सारे केसेस वापस खोले गए और 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को चाइल्ड ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई।
जब उसके घरों पर और आइलैंड पर छापे मारे गए तब वहां से हजारों लड़कियों की आपत्तिजनक स्थिति में फोटोज मिली। एप्स्टीन ने बेल के लिए अप्लाई किया और बेल अमाउंट $100 मिलियन तक देने की बात की और बोला कि उसे हाउस अरेस्ट में डाल दो, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के कोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और उसे जेल भेज दिया। 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपने सेल में मरा हुआ पाया गया। कारण था खुद को फंदा लगाकर लटकाना। एप्स्टीन को एक हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाता था। 24 घंटे 2 पुलिस वाले होते थे, कैमरा होता था और उसका सेलमेट होता था। लेकिन 10 अगस्त के दिन ना तो वहां पुलिस वाले थे, ना ही उस सेल में उसका सेलमेट था, और आश्चर्यजनक तरीके से उसी दिन उस सेल के कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। जब वो मरा तब उसकी नेटवर्थ $600 मिलियन थी। एप्स्टीन की दोस्ती बहुत बड़े बड़े और पावरफुल लोगों से थी और एप्स्टीन इन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता था। एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लेन को 2 जुलाई 2020 को जेल भेज दिया गया एप्स्टीन की मदद करने के इल्जाम में। एप्स्टीन की जिन्होंने मदद की थी वो तो पकड़े गए या मारे गए, लेकिन जो लोग उसके साथ थे इस घिनौने काम में, पुलिस या कानून उनको हाथ तक नहीं लगा पाई। कैसे इस दुनिया में कानून अमीरों के लिए और गरीबों के लिए अलग है। ये कहानी थी जेफरी एप्स्टीन की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आशा करता हूँ कि एप्स्टीन जैसा राक्षस हमें वापस देखने को ना मिले। धन्यवाद।